Hello everyone, myself Sakshi Verma and today we are going to discuss our topic on income tax. इनकम टैक्स के टॉपिक में हम डिडक्शंस का कंसेप्ट कर रहे हैं. डिडक्शंस हमें कितनी पढ़नी होती है? अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक हमें डिडक्शंस पढ़नी होती है, राइट. और ये हमारा लेसन नंबर 19 रहेगा. अभी तक हम लेसन नंबर 18 तक इनकम टैक्स के डिडक्शंस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं एंड आई होप कि आपने सारे ही वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि सारे ही वीडियोस एक साथ कनेक्टेड हैं. आपको प्रीवियस पार्ट समझ आएगा तभी आपको आगे वाला पार्ट समझ आएगा. इवन जो लेसन नंबर 19 है इसमें हम 80DD को आगे बढ़ाएंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे जिससे हमारा 80DD की जो डिडक्शन है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी और कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगी, राइट. उसके बाद हम लेसन नंबर 20 में फिर नेक्स्ट डिडक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये जो कोर्स है ये बीकॉम के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बीकॉम में आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आता है जिसमें आप टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी होती है. तो उसके लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम, सारे हेड्स की इनकम निकालने आना चाहिए और उसमें से डिडक्शंस को माइनस करना होता है. तो बेसिकली हमें उसमें डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ना है, राइट. वैसे ही एमकॉम में आपको फर्दर एक्सटेंशन में डिडक्शंस का चैप्टर पूरा आता है, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट भी आ सकता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी आ सकता है. तो एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स लेक्चरशिप के लिए प्रिपेयर करने चाहते हैं, तो जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिडक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत स्कोरिंग है. अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. सो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए. एंड एक और बात है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे प्राक्षी क्लासेस पे. ठीक है, मैं जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और लास्ट में मैंने थैंक यू पेज पे भी अपना ID लिख दी है, तो आप प्लीज़ मुझे उस पर फॉलो करिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन के साथ. ठीक है, अभी तक हमने 80DD के डिडक्शन में यही सीखा है कि 80DD की जो डिडक्शन है वो इसलिए मिलती है इंडिविजुअल या HUF की, जब आप डिसेबल्ड जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उस पर अगर आप उसकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है, राइट. अब व्हाट आर द डिफरेंट डिजीजेस कवर्ड बाय सेक्शन 80DD. हमें ये पता करना है कि कौन कौन से डिजीजेस के लिए, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको 80DD के अंडर डिडक्शन मिलेगी. ठीक है, पहला है ऑटिज्म. ऑटिज्म क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन दैट इज सीन एज इम्पेयरमेंट इन सोशल इंट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जो भी चाइल्ड होता है वो बेसिकली बोल नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, वो बात नहीं कर सकता. जब वो सुनता ही नहीं है तो वो बोल नहीं सकता. दैट मीन्स दे आर स्पेशल चाइल्ड्स जिन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम रहती है. अगर आप देखें तारे ज़मीन पर जो मूवी थी, उसमें जो बच्चा है वो अपनी बात कह नहीं पाता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है. ठीक है, तो ऑटिज्म इज जस्ट लाइक दैट, कि ऑटिज्म एक ऐसा चाइल्ड है जहाँ पे उस बच्चे को सामने वाले बंदे की आवाज़ नहीं समझ आती, वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ कुछ नहीं बोल पाता. ठीक है, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग रिजिड रिपीटेटिव बिहेवियर्स. और एक ही तरीके के बिहेवियर वो करता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, तो ऑटिज्म अगर उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट जो आपके ऊपर है उसको अगर ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी. दूसरी बात, ब्लाइंडनेस. द विजुअल इम्पेयरमेंट वेयर द पर्सन सफर्स एनी ऑफ द गिविंग कंडीशन, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट. वही बात है कि जब एक बंदा बिल्कुल कहते हैं ना ब्लाइंड है, जो वो बिल्कुल देख ही नहीं सकता, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड. ठीक है, नेक्स्ट इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट. हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, बाकी सब वो परफेक्ट है बट उसको सुनने में प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अगर इन तीनों में किसी भी वो डिपेंडेंट जो पर्सन है उसको ऐसी कोई भी बीमारी है, तो अगर आप उससे रिलेटेड खर्चा करते हैं तो आपको 80DD की डिडक्शन मिल जाती है. क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं. Next is locomotor disability. This impairment involves any disability in the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement. अगर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसको प्रॉब्लम है बोन्स में, उसको प्रॉब्लम है जॉइंट्स में, मसल्स में, जिसकी वजह से आपका जो वो हिस्सा है वो मूव नहीं कर सकता, जिसे कहते हैं ना पैरालिसिस है इसको, सॉरी. तो वैसा ही टाइप होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट इज लो विजन. लो विजन का मतलब होता है ही और शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लाइंड बट
वो ब्लाइंड हैं बट वो प्रॉपर 100% नहीं। कहते हैं ना कि 40% उसकी आँख में प्रॉब्लम है, 60% ही और शी कैन सी, बट 40% उसे मतलब दैट मीन्स उसको क्लियर नहीं दिखता, फिर भी अगर वो स्पेक्स भी पहन ले तो भी मतलब वो जो चीज़ है आँख है वो ब्लाइंड पहले से ही 40% डिफेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब मेंटली वो थोड़ा सा इल रहता है, मतलब परफेक्टली माइंड उसका जैसे कहते हैं ना डिस्टर्ब्ड रहता है, कभी कभी जैसे कहते हैं डिप्रेशन में चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल इलनेस। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन। दिस मीन्स अ कंडीशन वेयर देयर इज अ कंप्लीटली ब्लॉक्ड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक जो पर्सन है वो कंप्लीटली उसका जो माइंड है वो वर्क नहीं करता, इसे बोलते हैं मेंटली रिटार्डेशन। बट मेंटल इलनेस इज डिफरेंट। मेंटल इलनेस होता है जब आप कुछ टाइम के लिए मेंटली इल हो, जब आप कुछ टाइम के लिए डिप्रेस्ड हो, फिर आप थोड़ा ठीक हो जाते हो। मतलब मेंटली रिटार्डेशन मतलब आपका जो माइंड है वो वर्क ही नहीं करता, आप जितना भी ऑपरेशंस करा लो, जितनी भी ट्रीटमेंट करा लो, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम कि कब जाके आप ठीक होगे, तो वो मेंटल रिटार्डेशन है। समझ आया? तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है डिपेंडेंट को किसी भी इनमें से कोई भी एक भी प्रॉब्लम है और जो एसएससी है उसके लिए वो खर्चा कर रहा है, तो आप 80DD के अंडर डिडक्शन ले सकते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएगा कि आपके ऊपर आपका जो बेटा है वो डिपेंडेंट है और उसको ये प्रॉब्लम है, आपने इतना खर्चा किया, तो आपको ये पता होगा कि डिडक्शन आपको मिलेगी। पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको क्या बताया था कि 75,000 या तो डिडक्शन मिलेगी या 1,25,000, राइट? वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंशनड होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कि डिसेबिलिटी कितने % है, तो हमेशा याद रखिएगा डिसेबिलिटी 80% से कम ही होगी। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर दिया गया कि जो डिसेबल्ड पार्ट है वो 90% डिफेक्टेड है, तो इसका मतलब है 90% डिफेक्टेड है तो बिगर अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। बात क्लियर हुई? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। देखो, इफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट डाइज, then whatever expenditure incurred during the previous year will be allowed as a deduction because expenditure has been incurred on his treatment। अगर आप मान लो जो डिपेंडेंट है उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो पार्ट कभी ठीक हो ही नहीं पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो आपने तो खर्चा किया, मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपने कराई ना, कराते कराते वो मर गया, तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का आपने खर्चा किया है आपको डिडक्शन मिल जाएगी जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने खर्चा किया। बट अगर डिसेबल डिपेंडेंट मर गया, बट वॉट एवर अमाउंट डिपॉजिटेड इन द स्कीम फॉर हिज ट्रीटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड। मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी पिछले पार्ट्स में कि या तो आप एक्सपेंडिचर इनकर कर लो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, या डिसेबल डिपेंडेंट के लिए आप किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर जब भी हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे वो पैसा वहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और जब मेडिकल ट्रीटमेंट कराने का टाइम आया उसकी पहले ही डेथ हो गई, दैट मीन्स आपने एक्सपेंडिचर तो इनकम किया ही नहीं, ये पैसा तो आपने डिपॉजिट कर रखा था, ये पैसा अब आपके पास वापस आ जाएगा। तो वो यही बता रहे हैं कि जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कर रखा था स्कीम में उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि वो पैसा तो आपके पास वापस आ गया। एसएससी की इनकम मानी जाएगी किसकी, प्रीवियस ईयर की, इन विच द अमाउंट इज रिसेंट, उस ईयर में जिस ईयर में आपको पैसा मिल गया वापस। बात क्लियर हुई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। बात क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बेसिकली मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कंसेप्ट है क्या। सेक्शन 80DD में आपको डिडक्शन मिलती है अगर आप एक इंडिविजुअल हो या HUF हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो डिसेबल्ड है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको खर्चा करना है, फिर चाहे आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर आप चाहे उसके लिए इंश्योरेंस या LIC में स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर देते हो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब जो डिजीज़ है वो मैंने आपको बता दिया था और इसमें ये नहीं होता कि आपने कितना पैसा खर्च किया, इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। चाहे आप 1 लाख रुपए खर्च करो मेडिकल ट्रीटमेंट में उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट की, चाहे आप 50,000 रुपये खर्च करो, चाहे आप 40,000 रुपये खर्च करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट डिडक्शन मिलेगी, दैट इज़ आपका क्या है, या तो 75,000 या आपका 1,25,000 डिपेंडिंग अपॉन द कितनी सीवियर है, कितनी ज़्यादा हाई लेवल है डिसेबिलिटी की। बेसिकली अभी तक हमने यही पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर श्याम फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19।
सैलरी जो कंप्यूट करके टोटल सैलरी आई है वो 5 लाख है। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम का मतलब होता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई वो हमारे पास 36,000 आई है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज 2,20,000। During the previous year, he paid by check 27,000 on the premium on the insurance of health of himself and his wife. उस दौरान 2018-19 की जो प्रीवियस ईयर था उसने क्या चेक से पे किया था, 27,000 रुपये पे किए थे। किसके लिए? इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस? उसकी हेल्थ का, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस पे किया अपना और अपनी वाइफ का। जो अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर है उसकी, ठीक है, एक सिस्टर है जो अनमैरिड है और डिसेबल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो होली डिपेंडेंट है ऑन दिस SSC, और उसने उसके 19,000 रुपये उसके लिए उसने खर्च करे हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको कैलकुलेट करना है टोटल इनकम। तो बेटा देखो, इसमें आपको 3 हेड्स इनकम के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सैलरी, एक दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी और एक दिया हुआ है बिजनेस। और 2 इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि उसने अपने और अपनी वाइफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किया है, एज वेल एज उसकी एक सिस्टर है जो डिसेबल्ड है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट उसने खर्च किया। तो 2 चीज़ें हैं, दैट मीन्स दीज आर रिलेटेड टू डिडक्शंस, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये वाला जो अमाउंट है ये कौन से सेक्शन के डिडक्शन के अंडर आएगा और ये वाला जो अमाउंट है वो कौन से सेक्शन के डिडक्शन के अंडर आएगा। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ओके। अब अगर आप आगे देखें आंसर में, जिसको बिना सॉल्यूशन बिना वीडियो देखे सॉल्यूशन करना है वो वीडियो को पॉज करें और अपना सॉल्यूशन सॉल्व करें, ठीक है। जिसको मेरे साथ समझना है वो समझें, ठीक है। देखो बेटा, सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बेटा सैलरी की इनकम कितनी दी हुई है? 5 लाख। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 36,000। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया, रेंटल इनकम है, एंड रेंटल इनकम इज नोन एज GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। अब जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखते हैं वो हम NAV वाली इनकम लिखते हैं, जिसमें से हम GAV में से जिसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके रखते हैं, ठीक है। और इवन हम NAV में से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं, तो जो बाकी अमाउंट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, आपकी डिडक्शन माइनस करते हैं। तो रेंटल इनकम को हम GAV बोलते हैं, GAV में से हम म्यूनसिपल टैक्स को डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास म्यूनसिपल टैक्स की कोई कहानी नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये हमारा क्या है, NAV, ठीक है। अब 30% हमें किसका निकालना होता है? NAV का ही। तो यहाँ पे जो NAV है वही मेरा GAV है, इसलिए मैंने GAV लिखा है। आप NAV भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 30% ऑफ 36,000 कितना आता है बेटा? 10,800। इसमें से अगर इसकी वैल्यू को माइनस किया तो मेरे पास कितना आंसर आया? 25,200। ये मेरी फाइनल फिगर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, दैट इज सेकेंड सोर्स से। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस मुझे दिया हुआ है 2,20,000, पहला सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। इन तीनों सोर्स ऑफ इनकम को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया? मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई बेटा? इसको बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 7,45,200, जिसमें से मैंने डिडक्शंस को माइनस करना है। अब पहली डिडक्शन जो उसने 27,000 रुपये पे करे हैं, किस लिए? मेडिकल इंश्योरेंस, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो आपको डिडक्शन मिलती है ये आपको 80D के सेक्शन में मिलती है, जो मैं ऑलरेडी आपको 15, 16, 17 पार्ट में करा चुकी हूँ। तो ये मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है बेटा 25,000 की, चाहे आपने जितना भी अमाउंट पे किया हो। इस क्वेश्चन में जो SSC है उसने 27,000 पे की है, जबकि उसको डिडक्शन कितने की मिली है? 25,000 की, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन ही 25,000 की है मेडिकल इंश्योरेंस पे अंडर सेक्शन 80D। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, फिर उसने अपनी डिसेबल्ड सिस्टर के लिए जो डिपेंडेंट है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया था। कितना रुपए खर्च किया था? 19,000। बट यहाँ पे सीवियरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको क्या बोला, तो आप मानेंगे 80% से कम है डिसेबिलिटी। तो कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन जो 75,000 रुपये, चाहे उसने 19,000 खर्च किया हो उससे कोई मैटर नहीं करता, फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी 75,000 की। ग्रॉस टोटल इनकम 7,45,200 में से जब आप 1 लाख अमाउंट को डिडक्ट करते हैं तो आपके पास टोटल इनकम आती है कितना बेटा? 6,45,200। बात समझ आई? तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, सो थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मुझे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ प्राक्षी क्लासेस, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड माई इंस्टाग्राम ID इज़ prakshi.classes. So please follow it, and please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos, and thank you so much. Bye bye, take care.